जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम से पहले जस्ट आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मेरा मानना है कि एग्जाम में अगर आपके कुछ दिन हो या कुछ घंटे हो, इन 100 सवालों को साथियों रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको साथियों यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये 100 सवाल साथियों, 100 सवालों के माध्यम से क्विक रिवीजन में आपका करवाने वाला हूं। पूरी जीके को साथियों लपेटेंगे इन 100 प्रश्नों के माध्यम से। चलिए साथियों, इन 100 प्रश्नों को सुपर फास्ट तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो मुंबई आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है। मुंबई में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था, यानी कि भारत की राजधानी पहले क्या थी तो कलकत्ता थी और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ले जाया गया था। राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया, यानी कि आपको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन कब बनाई गई तो 1911 में साथियों नई दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद देखिए, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल, बाल, पाल इनके रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य दो कौन। देखिए, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो मैं कहूंगा अन्य दो नाम साथियों, देखिए सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं है। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय बिल्कुल साथियों भगत सिंह नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया, तो 1920 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1920 में शुरू किया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो किसके विरोध का था साथियों, रॉलेट एक्ट का था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार ये कब हुआ था, आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपको बताना है, डेट ध्यान रखेंगे साथियों, 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम वायसराय साथियों कौन था, तो भारत के प्रथम वायसराय की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे, जिनका भी आंसर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, लॉर्ड कैनिंग कौन हो गए, भारत के प्रथम वायसराय हो गए। अगला सवाल देखिए कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, तो किसने कराया था साथियों, लॉर्ड मेयो ने कराया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि लॉर्ड मेयो के द्वारा ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया गया था। देश का स्वतंत्र देश का दर्जा साथियों कब मिला, मुझे बताइए। देखिए यहां पर दिक्कत पता क्या है, ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा साथियों कब मिला, 1971 में मिला। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट के, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की आदि अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। मैं कहूंगा अनुच्छेद 341 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए आपके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है और आपका ये मौलिक अधिकार है। शोषण क्या होता है, मान लीजिए साथियों आपको ड्यूटी पर लगाया गया है 8 घंटे बोलकर, लेकिन आपसे काम लिया जा रहा है 10 घंटे का, यानी कि 2 घंटे का आपका साथियों शोषण हो गया। तो इसके खिलाफ जाने का, इसके विरुद्ध जाने का आपके पास अधिकार है। और इस अधिकार का कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया साथियों, अनुच्छेद 23 में जिक्र किया गया है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें एसएससी एमटीएस के, देखिए अंतिम समय में ये पीडीएफ आती है, हमारी वाली जो पीडीएफ आती है ना साथियों, वो एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आती है। और इस एग्जाम से पहले वाली पीडीएफ को साथियों अगर आप लगा लेंगे तो आपका एग्जाम साथियों 100% निकल जाएगा। इस पीडीएफ की अगर बात करें, इसमें आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। कितने मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर साथियों बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह होंगे, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन के, पहले जीएस के 25 क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इस 10 मॉडल पेपर में मैथ का, रीजनिंग का,
इंग्लिश का हर एक कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर है। जीके के भी बहुत अच्छे अच्छे साथियों इसमें सवाल हैं जिनकी संभावना आने की है। उसके अलावा साथियों जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की संपूर्ण करंट अफेयर आपको दी जा रही है सिर्फ 1000 क्वेश्चन के माध्यम से। अगर इन 1000 सवालों को आप कर लेंगे तो जितने भी करंट अफेयर के सवाल आएंगे सभी के सभी इन पीडीएफ से आएंगे। तो ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। इनकी प्राइस तो वैसे 200 है, लेकिन एग्जाम से पहले पहले साथियों 45 रुपए में आप इसका लेकर लाभ साथियों उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप ये साथियों पीडीएफ प्राप्त करते हैं। तो एग्जाम से पहले पहले भले सरसरी निगाहों से देख लेना, लेकिन इसको देखकर साथियों जरूर चले जाना। अब बात करें भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो आपका राइट आंसर डी है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। उसके बाद देखिए भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था साथियों, एस राधाकृष्णन को किया गया था राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। चलिए उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो मैं कहूंगा कितने सदस्यों को साथियों, 12 सदस्यों को किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि एक्टिंग प्रधानमंत्री की जब बात आती है तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है। तो भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन हुए थे, तो गुलजारी लाल नंदा हुए थे। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, तो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं सभी के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों किसने लिखा था, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत तो साथियों किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव साथियों कौन सा है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ना, यही भारत का एक तरीके से साथियों राष्ट्रीय जीव कहलाया जाता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस बार आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाए, तो टारगेट सिलेक्शन चैनल से साथियों पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस कंटेंट की अगर बात करें, यह कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो कहीं आपको नहीं मिलेगा और परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अब इसकी बात करें, कह रहे कि किस वर्ष में भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ, बताइए। सवाल अगर आपसे पूछ लेना तो हजारों हजार बच्चा इसको छोड़कर चला आएगा। आसान सा सवाल है लेकिन छोड़कर चला आएगा। तो 2002 में भारतीय ध्वज कोड को प्रभावित किया गया। उसके बाद देखिए भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है साथियों, इनका नाम है पेडिमारी वेंकट सुब्बा राव। क्या पेडिमारी वेंकट सुब्बा राव ही भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं। चलिए भाई उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, 1952 में की गई थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा है, तो सर्पिला आकार है इसका। क्या इसका आकार कैसा है साथियों, सर्पिले आकार की है ये आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। उसके बाद देखिए ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, तो साथियों क्या होता है, अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो अंडाकार आपको बताना है। क्या आपको बताना है, अंडाकार आपको बताना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा क्या करते हैं, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ग्रह करते हैं। क्या करते हैं साथियों, ग्रह करते हैं। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान कहां पर है मुझे बताइए, ईरान में नहीं, या दक्षिण अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अफ्रीका में कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में ही सहारा रेगिस्तान है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि रेगिस्तान मरुस्थल कहां पर स्थित है, बताइए। तो रेगिस्तान मरुस्थल की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये साथियों अफगानिस्तान में है। ये कहां पर है रेगिस्तान मरुस्थल, ये साथियों अफगानिस्तान में है। जिनका भी आंसर ये था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है बताइए। चलिए
तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि कुट्टेनाड, कुट्टेनाड ये क्या है, ये भारत का निम्नतम बिंदु है, ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और कुट्टेनाड ये है कहां पर साथियों, ये केरल में है, क्या ये केरल में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों ये तारापुर में। कहां पर है भाई साहब, ये तारापुर में है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ये कहां पर है बताइए। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहां पर है, हैदराबाद में है। अगर आपसे सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो हैदराबाद आपको बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों, हैदराबाद आपको बता देना है। साथियों हमारी ऐसी भी वीडियो आती हैं जो मॉडल पेपर पर आधारित होती हैं, यानी कि एक पूरा मॉडल पेपर आपके लिए आपको समर्पित। डेली मैं कोशिश करता हूं कि एक मॉडल पेपर तो डाल ही दूं। उस मॉडल पेपर में साथियों सबसे पहले जीएस प्लस करंट अफेयर के कितने सवाल होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा साथियों इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। और अगर बात करें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाली क्लास भी आप लोग साथियों जरूर देखा करिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं टारगेट सिलेक्शन से तो मेरा मानना है कि अभी आप में और सिलेक्शन में दूरी है, तो टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सिलेक्शन एक निश्चित कर लीजिए, क्योंकि हजार को सिलेक्शन देने के बाद अगला नंबर आपका है साथियों। तो गोमती नहर सब जानते हैं साथियों किस शहर के किनारे है, लखनऊ शहर के किनारे है। जैसे ही क्वेश्चन दिखा तुरंत साथियों जवाब आ गया, और जवाब भी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है कि जबलपुर की अगर बात करिए किस नदी के तट पर है, तो जबलपुर की अगर बात करिए नर्मदा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है बताइए, तो विजयवाड़ा की अगर बात करें साथियों कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, तो कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, न्यूनतम भंडारण प्रणाली वाली व्यवस्था अपनाई गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, देना बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक भी है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि डेमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, तो नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, यह डेट तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 2016 का वर्ष था, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन डेट क्या थी साथियों, 8 नवंबर थी, यानी कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है, तो आपको कालक्रम बताना है साथियों। देखिए क्या सबसे पहले पुरा पाषाण काल आया था, या धातु युग आया था, या देखिए नव पाषाण काल तो नहीं आया था, मध्य भी नहीं आया था और धातु भी नहीं आया था। पहले तो पुरा पाषाण काल आया, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। तो मैं कहूंगा कि सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि पुरातात्विक स्थल सुतकोदता, कहीं कहीं पर सुतकोदता भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर सुरकोटड़ा भी लिखा होता है, तो ये किस राज्य में है, तो मुझे बताइए साथियों ये किस राज्य में है, ये गुजरात में। एक गुजरात का धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या धौलावीरा कहां पर स्थल है, तो ये भी गुजरात में। और सुरकोटड़ा कहां पर है, तो सुरकोटड़ा भी साथियों कहां पर है, आप लोग ध्यान रखेंगे गुजरात में। गुजरात में उसके अलावा साथियों लोथल भी ये बहुत पूछा जाता है, लोथल कहां पर है, लोथल भी साथियों यहीं पर है, ठीक है ना। चलिए खैर अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। देखिए अगर बात करें मोहनजोदड़ो भी ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, लेकिन उरुक नहीं है। अब नहीं है साथियों उरुक, तो मैं कहूंगा उरुक आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा उरुक भी एक सभ्यता का शहर था, सुमेरियन सभ्यता का, तो ये साथियों सुमेरियन सभ्यता का एक शहर था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी। देखिए अगर बात करें मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टेला। इसकी पहली बार खुदाई जो की गई थी वो साथियों आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी, आप लोग ध्यान रखिए, यानी कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे। अच्छा यहां पर अगर बात करें 1900 पहले ये है 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे
खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो मैं कहूंगा साथियों रावी नदी के किनारे मिला था। यह आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो लुंबिनी में इनका जन्म हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इनमें से अगर बात करें प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है साथियों? विष्णु पुराण है या रघुवंशम है, ऋतु संगारे या अभिधर्मकोश है? तो मैं कहूंगा अभिधर्मकोश है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये तो गौतम बुद्ध के साथ, गौतम बुद्ध से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो मैं कहूंगा आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों पूरे 100 सवालों को आप लोग देखिएगा। कितने सवालों को? पूरे 100 सवालों में साथियों मैंने जीके का निचोड़ लिया और अंत में हम लोग करंट अफेयर के सवाल भी देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके साथियों लगभग हर दूसरे दिन आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन तकरीबन अगर बात करें पीपीटी को तैयार करवाने में, क्वेश्चन की श्रृंखला को तैयार करने में बहुत समय जाता है, क्योंकि आपके जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो आपके आने की पूरी संभावना है, उनको तैयार करने में साथ उनको खोजने में बहुत समय लग जाता है। तो मेरा मानना है कि इन सभी क्लासेस को आप देखेंगे और बहुत आराम से अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। देखिए बुद्ध चरितम नामक जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये साथियों अश्वघोष का। ये किसका है? ये अश्वघोष का है, यानी कि ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो इनकी मां का नाम पता क्या था? माया था। क्या? गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था साथियों? माया था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो कौन रहा साथियों? आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे, जुआन जांग इनका नाम था। और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में ये चीन का साथियों विद्वान था, ये रोका था जुआन जांग। अगला सवाल है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो मैं कहूंगा ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित साथियों जो त्रिपिटक है ना, जो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं मुझे बताइए? तो स्तूप की अगर बात करें पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए। अभी तो नहीं धार्मिक सभाएं होती हैं स्तूपों में, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो मैं कहूंगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए ही स्तूप बनाए गए थे। ये आपका क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह प्रथम ने किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ओडिशा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो गजपति आपको बताना है। क्या आपको बताना है कि ओडिशा के जो सूर्यवंशी शासक थे इन्होंने गजपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों पूरे 100 सवाल देखिएगा। कितने? पूरे 100 सवाल। और जीके का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं साथियों जहां से क्वेश्चन ना लिया गया, यानी कि सभी टॉपिक को कवर करते हुए चल रही है आपकी ये क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं थे? तो कौन उग्रपंथी नेता थे? देखिए बाल गंगाधर तिलक ये उग्रपंथी नेता थे, लाला लाजपत राय उग्रपंथी नेता थे, बिपिन चंद्रपाल उग्रपंथी नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेता नहीं थे। यह सवाल डिक्टो आपसे पूछा जाता है, इनका नाम दिया जाएगा, तीनों का नाम, और यहां पर किसी और का नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल भी अगर बात करते हैं तो बंग भंग के बाद साथियों बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? बताइए। तो किसकी अध्यक्षता में साथियों? अरविंद घोष की अध्यक्षता में। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अरविंद घोष की अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्वदेशी और बहिष्कार
पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो मैं कहूंगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो मैं कहूंगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसका तो सवाल ही गायब है। खैर अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है? हाइड्रा की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा साथियों तारामंडल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को साथियों उपसौर कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों कब प्रारंभ हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक साथियों रहा था। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से साथियों 26 नवंबर 1949 को साथियों तैयार हुआ। ये आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन की अगर बात करें का साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी, अंतिम बैठक साथियों कब हुई? तो 2 दिन पहले यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये सवाल कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनर पूछते हैं ये सवाल। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे 25 भागों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है साथियों? तो किस भाग में है, यानी कि यह सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 20। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 के अंदर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों का विवरण ये कौन से भाग में है? तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए 4A की, क्या भाग 4A में किसका जिक्र किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। यह आप सभी लोगों को भी मालूम होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम किसका कार्यकाल रहा साथियों? चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल इनमें से सबसे कम रहा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये तो साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो केंद्र की मंत्रिपरिषद में साथियों लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, क्या लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 15% को शामिल किया जा सकता है साथियों मंत्रिपरिषद में। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह सवाल पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान साथियों कौन सी अनुसूची में है बताइए? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे तीसरी अनुसूची। क्या तीसरी अनुसूची में साथियों शपथ की बात की गई। जो भी केंद्रीय मंत्री पद पर होंगे ना उनको जो शपथ दिलाई जाएगी इस बात का जिक्र जो किया गया है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री। कौन है साथियों? प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ क्या है? किससे है, मतलब सदन का नेता का अर्थ क्या है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ एक तरीके से प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री से यदि वो लोकसभा का सदस्य हो तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो यह साथियों कहां पर की गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में यह बात कही गई है। क्या बात कही गई है? कि साथियों एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यह कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में बात कही गई है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र यह कहां पर स्थित है? तो यह साथियों कहां पर स्थित है? यह धनबाद में स्थित है, ठीक है ना। जो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है यह कहां पर स्थित है? यह धनबाद में स्थित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि केंद्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मैसूर में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र साथियों ये कहां पर है? तो अगर हीरे की बात आ जाए तो सूरत आपको बताना है। क्या बताना है? सूरत आपको बताना है, क्योंकि भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये सूरत में ही स्थित है। उसके बाद देखिए हवाई द्वीप की राजधानी, ये सवाल नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या होगी? तो साथियों क्या होगी? आप लोग ध्यान रखेंगे होनोलुलु। क्या? होनोलुलु साथियों अगर बात करें ये हवाई द्वीप की ही राजधानी है। उसके बाद देखिए डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है मुझे बताइए? तो डेनमार्क की राजधानी तो कोपेनहेगन है। क्या? कोपेनहेगन की अगर बात करें, कोपेनहेग भी लिखा होता है, कोपेनहेगन भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों रेनमिनबी। क्या? रेनमिनबी ये किस देश की मुद्रा है? तो मैं कहूंगा ये तो चीन में चलती है, तो ये चीन की मुद्रा हो जाएगी। बिल्कुल साथियों ये चीन की ही मुद्रा हो जाएगी रेनमिनबी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है टू स्टेट्स। क्या साथियों? टू स्टेट्स ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? तो चेतन भगत इस पुस्तक के लेखक हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि बिकमिंग इस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस शीर्षक के पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा थे। कौन थे साथियों? मिशेल ओबामा है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक साथियों मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? मनमोहन सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था चेंजिंग इंडिया। उसके बाद देखिए धनवंतरी थे। अब आपको यह बताना है कि धनवंतरी आखिर कौन थे? आपने नाम सुना होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। मैं कहूंगा नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बिल्कुल साथियों धनवंतरी एक चिकित्सक थे, और किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और नवरत्नों में से एक थे। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों कुषाण राजवंश की, तो ये कुषाण राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो क्या नाम दिया गया था साथियों? इनको रूपक नाम दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर साथियों क्या थी? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी साथियों? उपज का छठा भाग थी, इसलिए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि उपज का छठा भाग थी साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भूमि राजस्व की दर। अगला सवाल है कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो किस राजा को साथियों पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी खान ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। उसके बाद देखिए अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो हजार दिनारी की अगर बात करें साथियों मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे मलिक काफूर को साथियों हजार दीवारी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो ये साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था इस गठन का निर्माण, ठीक है ना, यानी कि दीवानी मुस्तखराज गठन का गठन किसने किया था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद देखिए किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया? तो दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ये खिलजी ने किया था। किसने किया था? खिलजी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाजों में अंतर के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होता है? आपने देखा है कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है और महिलाओं की आवाज साथियों कैसी होती है? एक तरीके से पतली होती है, बच्चों की भी आवाज महीन होती है। तो जो अंतर होता है ये घोषतंत्री के आधार पर होता है, घोषतंत्री की वजह से होता है। उसके बाद देखिए एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक अपनी ध्वनियां सहन कर सकता है, तो कितने की बात चल रही है साथियों? 80 डेसिबल, यानी कि अगर उसके आसपास शोर हो रहा है 80 डेसिबल के अंतर्गत
मिनट या 80 डेसिबल तक, ठीक है ना, तो वो बहुत आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बातचीत कर रहा है 80 डेसिबल तो कोई दिक्कत, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करेगा, चीखे चिल्लाएगा, तो उसको दिक्कत फिर महसूस होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है पिच, इसको कहा जाता है सातु स्वर। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो जो मैंने आपको आंसर बताया है वही आपको बता देना है। उसके बाद देखिए ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, एकॉस्टिक्स कहा जाता है। क्या साथियों? एकॉस्टिक्स कहा जाता है ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को। उसके बाद देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? आवर्त कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी, यानी कि किसने तैयार की थी? तो मैं कहूंगा मेंडलीव के द्वारा ही आवर्त सारणी को तैयार किया गया था। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो इनमें से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो मैं कहूंगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्यूरियम, आप लोग ध्यान रखेंगे क्यूरियम क्या है साथियों? क्यूरियम तत्व एक एक्टिनाइड है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? तो अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो सेरियम आपको बता देना। क्या कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? तो मैं कहूंगा सेरियम एक क्या है? एक लैंथेनाइड है। तो ये साथियों 100 सवाल आपने देखे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, एसएससी जीडी करके लिखा होगा, एसएससी जीडी 2025 डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी 2025 और प्लेलिस्ट का लिंक होगा। जब आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पूरे मॉडल पेपर खुल जाएंगे, यानी कि एक ही वीडियो में हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी, और ऐसे ये मॉडल पेपर, ऐसे ये मॉडल पेपर, ऐसे ये, यानी कि कुछ मॉडल पेपर होंगे वहां पर उस प्लेलिस्ट में बिल्कुल निःशुल्क आपको दिए जा रहे हैं। तो साथियों उसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, उसको भी आप लोग साथियों एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर बात करें साथियों, जिस किसी का पेपर है साथियों, एसएससी एमटीएस का कुछ दिन बचे हैं, ठीक है ना। देखिए एसएससी जीडी का अगर पेपर है तो उसके लिए भी क्लासेस आपकी शुरू की जाएगी, लेकिन जिनका एसएससी एमटीएस का पेपर कुछ दिन के बाद है, तो मैं कहूंगा साथियों एक पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई, सिर्फ 45 रुपए में आपको वो पीडीएफ दी जाएगी। इसमें आपको साथियों एक तो मिलेगा पिछले 8 महीनों का साथियों करंट अफेयर, ठीक है ना, कहां से कहां तक साथियों, जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। और दूसरी पीडीएफ जो होगी साथियों वो 10 मॉडल पेपर पर आधारित होगी, यानी कि 10 मॉडल पेपर जैसे आपका पेपर इस बार आएगा वैसे। तो ये दोनों पीडीएफ 45 रुपए की हैं। इसमें से साथियों मेरा मानना है कि 65 से 70% पेपर आपका फंसना चाहिए। इसका कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके 45 का वो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले साथियों सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।